हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बीपीओ एग्जाम के लिए ये कंप्यूटर का टेस्ट नंबर आपका 2 है। इसमें हम टॉप 30 बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार ही है। जो टॉपिक आपके सिलेबस में न्यू सिलेबस के अनुसार जो टॉपिक दिया गया है उसी के अनुरूप है। और इसके साथ ही दोस्तों ये एपीएस के एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें रखेंगे हैं। इसके साथ ही दोस्तों हम बता दें, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल को उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि इसकी डिटेल भी हमने दे रखी है, तो वहाँ से और अच्छे से आप रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूरे ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में आप इनमें से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग पूरी पंक्ति को चयन करने के लिए कर सकते हैं। ऑप्शन आपके दिया गया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस स्पेस या शिफ्ट प्लस स्पेस। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा आपका क्या होगा, तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा शिफ्ट प्लस स्पेस को जब एक साथ आप प्रेस करते हैं तो पूरी पंक्ति आपकी चयन हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, कौन प्रथम साइबर कानून है जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1996 यानी आईटी एक्ट 1996, उसके बाद है आईटी एक्ट 2000, उसके बाद है आईटी एक्ट 1998 या आईटी एक्ट आपका 1990। तो इसका वीडियो हमने बनाया हुआ था आईटी एक्ट का, तो वहाँ से आपको पता होगा। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आईटी एक्ट 2000। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पर इसकी डिटेल भी दे दी गई है, कब ये शुरू हुआ है। और इसमें टोटल देखिए 94 खंड, 13 अध्याय और 4 अनुसूचियाँ, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपका है, एंड्रॉयड निष्पादन योग्य फाइल का एक्सटेंशन क्या है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी लगभग सभी को पता होगा। ऑप्शन आपके हैं .asp .exe .apk .dil DILL। तो यहाँ पे देखिए जो आपके यहाँ पर कुछ फाइल होते हैं उसका एक्सटेंशन आप जरूर यहाँ पर ध्यान रखिएगा। वर्ड का हो गया, एक्सेल का हो गया, क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर एंड्रॉयड का पूछा गया है, तो .apk आपका होता है, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई भी आप सॉफ्टवेयर या ऐप आप डाउनलोड करते हैं अपने एंड्रॉयड के लिए, तो जो डाउनलोड होता है, यदि आप ऑफलाइन डाउनलोड करते हैं तो .apk करके आपका वो सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन डाउनलोड होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। तो ऑप्शन है आपके रूटिंग एल्गोरिथम, ग्रीडी एल्गोरिथम, हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम या रिकर्सिव एल्गोरिथम। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं, और यहाँ पर दिया भी गया है, पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है, तो इसको देख लीजिएगा। वीडियो पॉज करके आप डिटेल पढ़ सकते हैं, और पीडीएफ डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल से आप इसको देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एमएस एक्सेल में LEN फंक्शन निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है। तो LEN फंक्शन, तो यहाँ पर जो लोग एमएस एक्सेल का काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं उनको पता होगा, या आपने एमएस एक्सेल पढ़ रखा है तो भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन है वित्तीय, तार्किक, टेक्स्ट या गणितीय त्रिगुट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका सी, टेक्स्ट से ये संबंधित है। तो सी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर दिया भी गया है डिटेल। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, ऑनलाइन मीडिया के उपभोक्ता किससे प्रभावित होते हैं। ऑप्शन आपका दिया गया है विखंडन, सीमित बैंडविड्थ, भूमंडलीकरण या संदेश इंक्रिप्शन। तो ऑनलाइन मीडिया पे जो भी होता है वो यहाँ पे देखिए विखंडन से प्रभावित होता है यहाँ पर। तो ए नंबर इसका सही आंसर है, और इसकी डिटेल देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डिटेल इसकी जो दी गई है, डिजिटल मीडिया के संदर्भ में विखंडन उस तरीके को संदर्भित करता है जिसमें लोगों का ध्यान डिजिटल प्लेटफॉर्मों, नेटवर्क और मीडिया प्रारूपों की एक विशाल श्रृंखला में विभाजित होता है। यह मीडिया सामग्री की बढ़ती विविधता और उपलब्धता और उस तक पहुंचने के लिए तकनीकी उपकरणों का परिणाम है। तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है आपके HTTP, IP, SMTP या PPP। तो यहाँ पर प्रोटोकॉल आपके दिए गए हैं नेटवर्किंग से, ये मुख्य रूप से नेटवर्क, इंटरनेट नेटवर्क से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ईमेल के लिए कौन सा यहाँ पर जो आपका प्रोटोकॉल होता है, ये सभी आपके तरह तरह के प्रोटोकॉल हैं, यूज किया जाता है ईमेल के लिए, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका हो जाएगा SMTP, सी नंबर यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है वो आप कमेंट करके जरूर बताएं यहाँ पर। तो यहाँ पर SMTP आपका हो जाएगा, और अलग अलग जो यहाँ पर दिया गया है वो भी आप डिटेल पूरा यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर फुल फॉर्म भी इसका दिया गया है वो भी आप देख सकते हैं। तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं,
SMTP जो होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका उपयोग मैसेज और अटैचमेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। उसके बाद IP जो होता है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, IP एड्रेसिंग पैकेट के विखंडन और पुनः, यानी कि जो वेबसाइट आपकी होती है वो IP पर चलती हैं। इसके अलावा UDP 1 to 1 या 1 to मैनी कनेक्शन रहित अविश्वसनीय संचार सेवा प्रदान करता है और इसका उपयोग तब किया जाता है जब स्थानांतरित किए जाने वाले डेटा की मात्रा कम हो। तो ये आपके ट्रांसफ़र कुछ प्रोटोकॉल हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आप देखते हैं इसको। किसी खतरे का पता चलने पर इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम किस प्रकार कार्य करता है? IPS की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, ये ट्रैफिक को रिडायरेक्ट करता है, ये ट्रैफिक की प्रकृति के आधार पर नेटवर्क ट्रैफिक को तुरंत ब्लॉक या अनुमति देता है, यह सिस्टम को क्रैश कर देता है, यह नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन को सचेत करता है और उनकी कार्य की प्रतीक्षा करता है। तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है। तो देखिए किसी खतरे का पता चलने पर इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम जो होता है वो यहाँ पर ट्रैफिक की प्रकृति के आधार पर नेटवर्क ट्रैफिक को तुरंत ब्लॉक या अनुमति देता है। तो ये यहाँ पर या तो ब्लॉक करता है या अनुमति देता है। तो इस प्रकार से ये कार्य करता है। तो यहाँ पर बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है। आपको IPS के बारे में यहाँ पर जानना है तो ये इंटरनेट से रिलेटेड एक टर्म है आपका, तो इसके बारे में जानना है तो पूरा यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोडित प्रविष्टियाँ जिनका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने के लिए किया जाता है वो क्या कहलाता है? इजी है, यदि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है सिक्योरिटी कमांड्स, कोड, एंटी कोड्स या पासवर्ड। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है? तो यहाँ पर देखिए जो एक्सेस करने के लिए चाहिए वो आपको क्या चाहिए? पासवर्ड चाहिए। तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रैंसमवेयर किसका उपसमुच्चय है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो रैंसमवेयर किसका उपसमुच्चय? उपसमुच्चय देखिए क्या होता है, जैसे कोई एक बड़ा है उसके अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं वो उपसमुच्चय के रूप में आती है। तो ये आप रीजनिंग के क्वेश्चन के हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो उसी तरह आपका बताना है कि रैंसमवेयर किसका उपसमुच्चय है। अब मान लीजिए कोई ये पूरा आपका एक देश है और उसके अंतर्गत जो स्टेट होते हैं बीच में, ये सब स्टेट ये उपसमुच्चय होते हैं। तो उसी तरह आपको बताना है यहाँ पर। ऑप्शन आपके मेलवेयर, फिशिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड हमले DOS जिसको कहा जाता है, या DOS हमले, ये सेम आपका यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा मेलवेयर का एक उपसमुच्चय है। अब मेलवेयर जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, तो रैंसमवेयर उसी का एक उपसमुच्चय है। तो ए नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, रैंसमवेयर में मेलवेयर के समान गुण होते हैं तो इसको उपसमुच्चय के रूप में ही रखा गया है। यहाँ पर जो मेलवेयर का होता है वो रैंसमवेयर उसी के अंदर में रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? काफ़ी अच्छा ये भी क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट है। हैशटैग जो होता है सोशल मीडिया में उसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो यहाँ पर दिया गया है सर्चेबिलिटी के लिए कीवर्ड या टॉपिक को चिन्हित करना। आप चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे आप ट्विटर हो, सब जगह हैशटैग आपका यूज किया जाता है। तो आपको बताना है किस कारण से उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर ऑप्शन आप जब तक सही से नहीं पढ़ेंगे आंसर नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर एक एक जो ऑप्शन है उसको सही से पढ़िए। सर्चेबिलिटी के लिए कीवर्ड या टॉपिक को चिन्हित करना, किसी पोस्ट में व्यंग या विडंबना को दर्शाने के लिए, किसी पोस्ट के लेखक की पहचान के लिए, पोस्ट को उनकी भावना के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए। तो यहाँ पर ये भी नहीं होता, भावना ये नहीं दर्शाता है, ना ही लेखक की पहचान के लिए होता है, क्योंकि जो पोस्ट करेगा तो ऑटोमेटिक उसकी पहचान होगी। और किसी पोस्ट में व्यंग या विडंबना को दर्शाने के लिए ये भी नहीं होता है। मुख्य रूप से क्या होता है, कीवर्ड या टॉपिक को चिन्हित करने के लिए, यानी कि हैशटैग जो यूज किया गया है, जितनी ज़्यादा आप हैशटैग करेंगे वहाँ पर अलग अलग आप टॉपिक या कीवर्ड उसके अंतर्गत रखेंगे हैशटैग में, तो उसी को चिन्हित ये करता है। यानी कि वो रिलेटेड बताता है, आपने जो भी पोस्ट किया हुआ है उसमें यदि हैशटैग जिसका भी लगाएंगे तो वो उसके अनुसार आपको पता चलेगा कि ये इसके लिए ही है। तो ये यहाँ पर होगा। तो ए नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, और पूरी डिटेल भी दी गई है हैशटैग के बारे में, तो इसको आप यहाँ से रीड कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, या PDF डाउनलोड करके आप इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MS वर्ड में पैराग्राफ में एक वाक्य का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए, एक वाक्य के चयन करने के लिए, इसे चुनने के लिए एक वाक्य पर Alt+ क्लिक कीजिए, इसे चुनने के लिए एक वाक्य पर सिंगल क्लिक कीजिए, इसे चुनने के लिए एक वाक्य पर Ctrl+ क्लिक कीजिए। यानी कि जो क्लिक होता है आपका, ये जो क्लिक है ये आपका माउस का जो होता है उससे क्लिक होता है। तो Alt बटन आपने दबाया कीबोर्ड से, उसके बाद माउस से आपने क्लिक किया, तो ये यहाँ पर अर्थ इसका है। तो यहाँ पर वही पूछ रहा है, इसे चुनने के लिए एक वाक्य पर डबल क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर सही आंसर इसका क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका, इसे चुनने के लिए वाक्य पर कंट्रोल यानी कि कंट्रोल कीबोर्ड से प्रेस कीजिए और उसके बाद माउस से क्लिक कीजिए, तो वो पूरा वाक्य आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर C नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन से
नेटिकेट आचरण के सामान्य नियम है। दूसरों की निजता का सम्मान करें, अपना सर्वश्रेष्ठ पक्ष ऑनलाइन प्रस्तुत करें, अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करें, उपयुक्त सभी। तो बताइए यहाँ पर सेंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो सेंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। तो ये जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं वो नेटिकेट आचरण के लिए सामान्य नियम है। और यहाँ पर क्या होता है ये? तो नेटिकेट नेट और एडिकेट शब्दों से बना हुआ है। पूरी डिटेल यहाँ पर आपकी दी गई है नेटिकेट के बारे में, तो आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो MS वर्ड में जो आपका कंट्रोल प्लस होम का बटन का यूज किया जाता है, कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाता है, कर्सर को लाइन की शुरुआत में ले जाता है, कर्सर को पैराग्राफ की शुरुआत में ले जाता है, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए आप टाइप कर रहे हैं MS वर्ड पे, तो आपने एक पैराग्राफ लिखा, फिर दूसरा पैराग्राफ लिखा, क्योंकि पैराग्राफ वाइज आप टाइप करते हैं तो इस तरह होता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, जो यहाँ पर उपयुक्त सभी दिया गया, उसके बाद सी जो दिया गया कर्सर को पैराग्राफ की शुरुआत में ले जाता है। तो मान लीजिए इस सेकंड पैराग्राफ में है तो फर्स्ट पे आ जाएंगे, ये इसका कहने का मतलब है। उसके बाद कर्सर को लाइन की शुरुआत में ले जाता है। मान लीजिए आप जिस लाइन पे हैं, मान लीजिए ये पैराग्राफ है और इसकी दूसरी लाइन में आप लिख रहे हैं, तो ये उसी दूसरी लाइन के फर्स्ट पे ले जाएगा, यानी कि शुरू में ले जाएगा। तो ये दोनों गलत है यहाँ पर आपका। इसमें देखिए क्या होता है, जो कंट्रोल प्लस होम आप MS वर्ड में प्रेस करेंगे, आप जाकर प्रेस करके देख सकते हैं कीबोर्ड से, तो ये पूरा डॉक्यूमेंट के शुरू में ले जाता है। यानी कि जो भी आपने टाइप सब किया हुआ है पैराग्राफ, जो भी ये मान लीजिए आपका पूरा ये है, इसके अंतर्गत जो भी टाइप अब लास्ट में आप हैं या कहीं पर भी हैं, तो जैसे ही कंट्रोल प्लस होम करेंगे आप बिल्कुल शुरू में चले जाएंगे यहाँ पर स्टार्टिंग में। तो ये करता है ये, तो ध्यान रखिएगा इसको, यानी A नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइबर सुरक्षा क्या सुरक्षा करती है? ऑप्शन आपके हैं, साइबर सुरक्षा हैकर से सुरक्षा करती है, अपराधियों से सुरक्षा करती है, या इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की सुरक्षा करती है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए। तो जो साइबर सुरक्षा है मुख्य रूप से यहाँ पर देखिए, ये जो होता है ये इंटरनेट से जितने भी सिस्टम जुड़े हुए हैं उन्हीं की सुरक्षा करता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राप्तकर्ता की पहचान को छिपाता है? या ये मुख्य रूप से ईमेल से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम टू CC या BCC, तो यहाँ पर जो प्राप्तकर्ता की पहचान छुपाता है वो यहाँ पर ब्लैक कार्बन कॉपी, यानी यहाँ पर ब्लैंक जो होता है आपका BCC ये होता है। यदि ये आपने लगा रखा है तो आपकी पहचान यहाँ पर छुपेगी। जैसे कई सारे नाम वहाँ पर, जैसे कि आप एक ईमेल टाइप करते हैं, उसमें बहुत सारे नाम आप लेते हैं, ईमेल अलग अलग लोगों को आपको भेजना रहता है, तो बहुत सारे उसमें आप नाम ले लेते हैं, ईमेल उनका ले लेते हैं। तो मान लीजिए जैसे कि सभी को भेजना है, तो एक दूसरे का नाम किसी को ना पता चले कि किसको किसको ईमेल गया है। उसमें क्या होता है, कॉपी जब किया जाता है तो उसमें नाम पता चल जाता है, जैसे कितने लोगों को ये ईमेल भेजा गया है। जब आपके पास आएगा तो उसमें सबके नाम भी होंगे ऊपर ईमेल जहाँ पर लिखा रहता है। तो लेकिन जब BCC उसमें कर देते हैं तो आप जिसके पास है उसके पास तो जाएगा ही, लेकिन बाकी नाम वहाँ पर नहीं दिखेंगे कितने को भेजा गया है, ये होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। जब पहली बार कोई फाइल सेव की जाती है तो क्या होता है? यहाँ पर एक प्रति स्वचालित रूप से मुद्रित होती है, फाइल नाम और फोल्डर का नाम समान होता है, केवल एक नाम की आवश्यकता होती है अगर यह मुद्रित होने वाला नहीं है, इसे पहचानने के लिए एक नाम दिया जाना चाहिए या एक नाम दिया जाता है। तो पहली बार कोई फाइल सेव की जाती है तो ऑटोमेटिक से वो सेव नहीं हो पाती है, सेव नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, जब तक आपने नहीं लगा रखा होगा ऑटोमेटिक। इसके अलावा यहाँ पे जो इसका सटीक आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, उसको एक नाम दिया जाता है। जब उसको सेव आप करते हैं तो उसका कोई ना कोई आप नाम देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, D नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि तभी आप उस फाइल को पहचान पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहली सोशल मीडिया साइट कौन सी थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके फ्रेंडस्टर, 6 डिग्रीज, लिंक्डइन या माई स्पेस। तो बताइए सबसे पहली सोशल मीडिया साइट आपकी कौन सी थी? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 6 डिग्रीज, B नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और डिटेल भी यहाँ पर दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंडस्टर को भी यहाँ पर देख सकते हैं कब शुरू हुआ था, ये ध्यान रखिएगा कब इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अलावा लिंक्डइन जो ऐप है ये भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, इसका भी दिया गया है। माई स्पेस की शुरुआत जब आपकी हुई थी, तो ये मुख्य रूप से देखिए जो ये लिंक्डइन है ये व्यापार और नौकरियों के लिए ये मुख्य रूप से बनाया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपका आता है कि व्यापार से रिलेटेड कौन सा आपका यहाँ पर साइट है, तो लिंक्डइन है, ध्यान रखिएगा इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस एक है, तो कंप्यूटर वायरस क्या है? हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है कि नेटवर्क है कि फ्रीवेयर है? तो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का आपका क्या होता है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि एक त्रुटिपूर्ण सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जिसको हम लोग वायरस कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है? दूसरे कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है जिसको भेजा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रपत्र जिन्हें व्यापार डेटा को
पंक्ति और स्तंभों में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? लेन देन पत्र, रजिस्टर, सीप स्प्रेडर्स या स्प्रेडशीट। तो सभी को पता होगा डेटा पंक्ति और स्तंभों के रूप में आपका स्प्रेडशीट के रूप में आपका उपयोग होता है। मुख्य रूप से एक्सेल भी आपका स्प्रेडशीट आपका क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखिएगा। तो डी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइस आपकी कौन कौन सी होती है? आपकी सीडी होती थी पहले, अब हार्ड डिस्क आपकी है। हार्ड डिस्क के अलावा यहाँ पर आप एसएसडी भी आने लगी है, पेन ड्राइव भी आपकी स्टोरेज डिवाइस है। तो सब प्राइमरी, सेकेंडरी, रैम, रोम, इस तरह की सब स्टोरेज डिवाइस होती हैं। तो उसी में पूछा जा रहा है आपका कि इसमें मेन फोल्डर को क्या कहा जाता है। तो इसमें फोल्डर आपकी मान लीजिए आपने हार्ड डिस्क है, उसमें फोल्डर बना रखा है, तो रूट डायरेक्टरी, इंटरफेस, डायरेक्टरी फाइल या डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पर बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो मेन फोल्डर जो होता है उसको रूट डायरेक्टरी कहा जाता है, वहीं से सब बनते हैं आपके फोल्डर, सब फोल्डर। तो ए नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, एमएस वर्ड में किसी शब्द पर कितने बार क्लिक किया जाए तो वो सेलेक्ट हो जाता है? तो ये भी एमएस वर्ड से आपका क्वेश्चन है। तो कोई मान लीजिए आपने वर्ड टाइप करते हैं एमएस वर्ड पे, लाइन लिखते हैं, तो उसमें अलग अलग आप वाक्य लिखते हैं, यानी वर्ड लिखते हैं अलग अलग, एक इस तरह वर्ड लिखते हैं टेक्स्ट के टाइप में, टाइप करते हैं, पूरा एक सेंटेंस बनता है। तो एक वर्ड जो होता है उसको सेलेक्ट करेंगे तो उस पर कितनी बार क्लिक करना होगा, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। एक बार, दो बार, तीन बार, यानी में से कोई नहीं। तो देखिए कोई भी वर्ड है उस पर आप कर्सर रख के दो बार आप यहाँ पर कीजिए क्लिक, तो वो पूरा वर्ड सेलेक्ट आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ICERT का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन आपके दिया गया है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इंडियन काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिस्पांस टीम, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिव्यू टीम या इंडियन साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो बताइए ICERT का पूर्ण रूप क्या है? तो ICERT का पूरा रूप है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ए नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर डिटेल इसकी दी गई है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उदाहरण है किसका? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, क्षितिज समांतर सॉफ्टवेयर का, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर का, वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर का या कंपाइलर का। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो उदाहरण है आपका वो क्षितिज यानी कि हॉरिजेंटल और पैरेलल सॉफ्टवेयर का ही उदाहरण है। ए नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसको। तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए डिसीजन ट्री का उपयोग नहीं किया जा सकता है? समाश्रयण, वर्गीकरण, क्लस्टरिंग या सुदृढ़ीकरण लर्निंग। तो ये देखिए आपका जो आपका मशीन लर्निंग है उससे आपका ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताना है डिसीजन ट्री का उपयोग नहीं किया जा सकता है किसके लिए? तो यहाँ पर है जो सही आंसर इसका होगा, क्लस्टरिंग के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और डिटेल भी यहाँ पर दी गई है आपकी इसके बारे में, तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार, जिससे आपको और अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में से किसमें संचरण की गति सबसे अधिक होगी? लैन या वैन या मैन या लैन और वैन दोनों में। तो देखिए जो आपकी नेटवर्क होती है, लैन आपका सबसे छोटा एरिया नेटवर्क जो होता है आपका, उसके बाद आपका वैन होता है, फिर मैन होता है। तो जितना कम दूरी का होगा नेटवर्क उतनी ही ज़्यादा उसमें क्या होगी, संचरण की स्पीड ज़्यादा होगी। तो लैन यहाँ पर सबसे छोटा है, जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो लैन में सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा, संचरण मतलब डेटा भेजने की गति सबसे ज़्यादा होगी। तो ये नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IP6 एड्रेस। तो IPv6 एड्रेस का आकार कितना होता है ये आपको बताना है। 64 बिट्स, 128 बिट या 256 बिट्स या 512 बिट्स। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो IPv6 एड्रेस ये मुख्य रूप से आपका देखिए ये वेबसाइट से क्वेश्चन है, नेटवर्किंग से क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा 128 बिट्स। ध्यान रखिएगा इसको, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर दिया भी गया है डिटेल इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन लर्निंग में नियमितीकरण का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन जो है उसको भी अच्छे से पढ़िए। तो मशीन लर्निंग में नियमितीकरण किसी मॉडल में सुविधाओं की संख्या कम करना, ओवरफिटिंग को रोकने और सामान्यीकरण में सुधार करने के लिए, प्रशिक्षण प्रक्रिया को तेज करना, मॉडल की सटीकता को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर मशीन लर्निंग में नियमितीकरण का जो उद्देश्य है वो ओवरफिटिंग को रोकने और सामान्यीकरण में सुधार के लिए। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, डिटेल इसकी जरूर देख लीजिएगा जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वेब पेज किसका उपयोग करके लिखे जाते हैं? काफ़ी लोगों ने ये पढ़ा होगा और काफ़ी लोगों को ये आंसर इसका पता भी होगा, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। FTP, HTTP, HTML या URL। तो जो वेब पेज लिखे जाते हैं
वो यहाँ पर देखिए HTML भाषा में आपके लिखे जाते हैं, HTML में लिखे होते हैं सब। तो HTML का उपयोग करके ही वेब पेज लिखा जाता है। HTML जो होता है वो आपका, जैसे कोई वेब पेज जो आप देखते हैं, वेबसाइट ओपन करते हैं, वो जिस तरह आपका आता है उस तरह होता नहीं है। उसके पीछे आपका HTML की कोडिंग होती है, मुख्य रूप से एक कोडिंग होती है, उसमें कोडिंग कर करके सब चीज़ें लिखी जाती हैं, तभी आप उसको वहाँ पर सही तरीके से देख और पढ़ सकते हैं एक वेब पेज को। तो वही आपका होता है HTML। इस यहाँ पर सही आंसर होगा, एक वेब पेज आपका HTML भाषा में या HTML कोडिंग में लिखा रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन को आपको चुनना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसको ध्यान से पढ़िएगा। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उपसमुच्चय है, यानी कि मशीन लर्निंग मान लीजिए ये है, और इसी के अंतर्गत आपका डीप लर्निंग है। ये आपका डीप लर्निंग हो गया और ये आपका मशीन लर्निंग। तो पहले ऑप्शन के हिसाब से ये आपका बना। उसके बाद मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का एक समूह है। अब इसका उल्टा हो गया, डीप ऊपर कर दिया इसने, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का एक उपसमुच्चय है, यानी कि डीप लर्निंग का एक उपसमुच्चय मशीन लर्निंग है, इसके अंदर मशीन लर्निंग आएगा। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग का एक उपसमुच्चय है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग ऊपर आपकी आ गई, उसके अंतर्गत आपका क्या हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो उसका एक उपसमुच्चय है। इसके अलावा उपसमूह है डीप लर्निंग AI और ML का उन्नत रूप है। तो इसमें गलत आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी आपका दिया गया है, केवल पहला गलत है, दूसरा और तीसरा गलत है, पहला और दूसरा गलत है, केवल तीसरा गलत है। तो देखिए ये दोनों तो एक जैसे हैं, तो इसमें एक तो गलत आपका होगा ही, या तो फर्स्ट गलत होगा या सेकंड गलत होगा। उसके अलावा बाकी में से इन दोनों में से आपको बताना है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे देखिए, इसको देखिए हम यहाँ पर आपको डायग्राम के माध्यम से बता देते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम भी दिया गया है, तभी आप इसको सही से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम बता दें आपको, जो मशीन लर्निंग है वो डीप लर्निंग के अंतर्गत नहीं आती है, ध्यान रखिएगा, ये गलत है। मशीन लर्निंग के अंतर्गत आपका ये आ जाएगा, लेकिन डीप लर्निंग के अंतर्गत नहीं आपका आएगा मशीन लर्निंग। इसके अलावा ये जो आपका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग का एक समुच्चय है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर जब इसकी डायग्राम देखेंगे तब समझ में आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका B नंबर हो जाएगा। सेकंड और थर्ड ये गलत लिखे गए हैं, बाकी सही है आपका। तो यहाँ पे देखिए, इसको सही से समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए डायग्राम दिया गया है, सबसे ऊपर कौन है आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। उसके बाद आपका मशीन लर्निंग है और फिर डीप लर्निंग है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यानी कि मशीन लर्निंग के अंतर्गत आपका डीप लर्निंग आता है, यानी कि ये एक उपसमूह है डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग का एक उपसमूह डीप लर्निंग है, यानी कि ये जो आपका है डीप लर्निंग जो है वो मशीन लर्निंग का एक उपसमूह है, ध्यान रखिएगा। और उसी तरह बाकी ऑप्शन आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जो सही है और जो गलत है वो आप पूरा यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, डायग्राम देखकर सही सही कर सकते हैं। तो दोस्तों ये टोटल 30 क्वेश्चन आपके लिए थे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमने इस बार रखे थे, और आगे आगामी जो क्वेश्चन आएंगे वो भी अच्छे लेवल के आएंगे, जिससे आपकी तैयारी कंप्यूटर में कैसे भी क्वेश्चन आए आप आसानी से कर सकते हैं। और कंप्यूटर की फुल क्लासेस भी आपकी कराई जा रही है, लगभग कंप्लीट होने वाली है, जिसमें आप जितनी आपका सिलेबस में आपके टॉपिक शामिल हैं, चाहे वो आपका यहाँ पर BPO के एग्जाम के लिए हो, चाहे आपका APS का एग्जाम हो, सभी के लिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट वो पूरा होगा। जो भी आपके पूरे के पूरे टॉपिक उसमें कंप्लीट किए जाएंगे, जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, सब कुछ उसमें कवर किया गया है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप BPO का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी आपको जानकारी मिल जाएगी। APS का कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी भी जानकारी आप व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।